गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट यहां पर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि कुछ बच्चों ने बोला था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला। उसको बताना है, ड्राइव करना है, और फिर उसके बाद उसी के साथ क्वेश्चन अटैच था कि रेलाइंग जीन्स लॉ और विन्स लॉ भी आपको प्रूफ करना था, फाइंड आउट करना था फ्रॉम द प्लैंक्स फार्मूला। ठीक है, तो बच्चों के कहने पर उन्होंने बोला कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने इसकी एक कल वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको प्लैंक्स के जो उसका बेसिक टर्म थी वो मैंने आपको बताई थी, प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। उसके अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू था वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस का क्या ओवरव्यू था, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, जिससे कि एग्ज़ाम में लिखते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप पहली वीडियो जो है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस की वो ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि उसके बिना ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी टर्म्स वही यूज़ हुई हैं, इसीलिए मैंने पहले उस वीडियो को अपलोड किया था। उसमें प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, तो अगर हम उस पर कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, या आपकी ब्लैक बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर रेडिएशन एमिट करती है, तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और एमिशन ऑफ रेडिएशन हमेशा किस में होगा? डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, और वो डिस्क्रीट फॉर्म्स जो थी उनको बोला गया था क्वांटा या फोटोन। ठीक है, यानी कि कोई भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हमारे पास आ रही है तो वो मल्टीपल ऑफ फोटोन्स के साथ आ रही है। तो जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा आ रहे हैं, और जहाँ पर इंटेंसिटी कम है वहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस का। उसके बाद हमने एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑस्किलेटर फाइंड आउट की थी, उसका एक पूरा डेरिवेशन था, वो भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो इस पेपर को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला क्या है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने वो पहली वीडियो देख ली है और समझ ली है अच्छे से, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला लिखा हुआ है, in order to obtain radiation formula we will combine the average energy of an oscillator with the number of oscillators per unit volume of the radiation। ठीक है, यानी कि रेडिएशन फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वी विल कंबाइन द एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर, जो मैंने कल प्रीवियस वीडियो में आपको फाइंड आउट कराई है, विद द नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस हैं और उसकी एवरेज एनर्जी क्या है, उन दोनों को कंबाइन करके वी गेट द रेडिएशन फार्मूला। क्लियर? तो देखते हैं। दस द नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम लेइंग इन द रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, यानी कि एक वॉल्यूम है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस लिखेंगे, तो वो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस होते हैं आपके कैपिटल N इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी न्यू। आपको ये कहीं पे भी ड्राइव नहीं करके दिखाना है, केवल इसको आप याद करेंगे, इस टर्म को। ठीक है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज न्यू से न्यू प्लस डी न्यू है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस होंगे वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, पहला हमें क्या पता है वहाँ से, ई एन इक्वल्स टू एन एच न्यू। एच न्यू इज़ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, और यहाँ पर एन शो कर रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत ज़्यादा है, एक हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए उसको ई एन से डिनोट किया है। ये आपका प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस बताता है। एंड एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑस्किलेटर्स क्या होती है, ई बार इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, इक्वेशन नंबर थर्ड।
ये दोनों इक्वेशंस सेकंड और थर्ड मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। अगर मैं उनको एक्सप्लेन ना करता तो आपको ये पता ना चलता यहाँ पर कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू कहाँ से आई। तो जो वैल्यूज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है हमें अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, तो उसको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर स्टेटमेंट आपको लिखवाया है कि हमें एवरेज एनर्जी को और नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कंबाइन कर देना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस भी हैं, कहाँ पर हैं, दीज आर द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस एट पर्टिकुलर वॉल्यूम और दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, देन वी गेट इक्वेशन 1 को और थर्ड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ई बार डॉट एन इक्वल्स टू, एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू इंटू हमने ई बार की वैल्यू पुट की एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, और ये क्या है, आपके पास एनर्जी लेवल है ऑफ नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है टोटल उन सब नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस से। तो ई न्यू डॉट डी न्यू इक्वल्स टू, हमने यहाँ से क्या किया, 8 पाई एच न्यू को भी यहाँ पर लेके आ गए, 8 पाई एच न्यू और न्यू स्क्वायर है तो न्यू क्यूब हो जाएगा यहाँ पर अपॉन सी क्यूब, देन 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू के टी माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपका प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला इन टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वो कभी कभी ये डायरेक्टली भी बोल देता है कि प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूले को इन टर्म ऑफ वेवलेंथ आप लिखिए। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन सी इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा न्यू या लैम्डा एफ। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो सी अपॉन लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, बस यही हमें पुट करनी है। टू एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ द वेवलेंथ वी पुट न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा एंड डी न्यू इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से लिख दिया भाई, ये हमें पता है, हमें यहाँ पर क्या है, डी न्यू है। तो डी न्यू मतलब कि इसका भी हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। और किसके रेस्पेक्ट में हम एक्सप्रेशन को लिखना चाह रहे हैं, वेवलेंथ की। तो हम जब इस इक्वेशन का दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, ना कि किसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, केवल हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डी न्यू इक्वल्स टू, अब लैम्डा यहाँ पर क्या है, इन टर्म ऑफ लैम्डा वैल्यू रख रहे हैं, सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो सी ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन लैम्डा है। तो जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ उठाकर दिस एंड दिस हम पुट कर देंगे इक्वेशन यहाँ पर। ठीक है, तो देन वी गेट सिंस एन increase in frequency corresponding to a decrease in wavelength therefore, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, देखो मैं बताता हूँ। लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, सी अपॉन न्यू, यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम ई न्यू डी न्यू इक्वल्स टू माइनस ई लैम्डा डी लैम्डा लिख सकते हैं। माइनस का जो सिंबल है यहाँ पर केवल शो कर रहा है डिक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है, क्योंकि पहले जो न्यू में है वो आपकी माना बेस वैल्यू है, और जब हम उसमें लैम्डा में कन्वर्ट कर रहे हैं उस वैल्यू को, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जब आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको माइनस लेके चले हैं। देन क्या हो जाएगा, अब हमारे पास माइनस ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू, देख लेते हैं, मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ, दोनों इक्वेशन यहाँ पर इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया दिस वन माइनस ई लैम्डा डी लैम्डा, हमारे पास ये आ गया इक्वल्स टू 8 पाई एच अपॉन सी स्क्वायर, मैंने एक साथ कर लिया क्योंकि न्यू की वैल्यू हमें पुट करनी है सी अपॉन लैम्डा। तो ये हो जाएगा सी की क्यूब अपॉन लैम्डा की क्यूब इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू है यहाँ पर, तो वो भी हम सी अपॉन लैम्डा रखेंगे। तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 ब्रैकेट में
डी न्यू की जगह पे वैल्यू हमें रखनी है -c अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से c की क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। ओके, देन वी गेट फाइनली क्या मिलता है हमको, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी, क्योंकि यहाँ से एक सी ये बच रहा है तो एच सी हो जाएगा अपॉन लैम्डा की 3 और लैम्डा की 2, कितने हो गए लैम्डा की 5, डी लैम्डा ये वाला अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। दिस इज द प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला इन टर्म ऑफ द वेवलेंथ। तो ये आपका प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला हो जाता है इन टर्म ऑफ द वेवलेंथ। तो अगर आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज़ द प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला, तो जो मैंने कल स्टेटमेंट लिखाया था वो आपको लिखना है और ये आपको यहाँ तक ड्राइव करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस क्वेश्चन को आप करने में। अगर वो क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है तो आपको यहाँ से जो ये वाली वीडियो है इसको लिखना है। ठीक है, अगर वो 2 नंबर में पूछता है कि व्हाट इज़ द प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला, तो आपको जो PDF प्रोवाइड कराई थी वहाँ से आपने लिखा होगा, या फिर मैंने कल वाली वीडियो में स्टेटमेंट लिखवाया है। और फार्मूला आप चाहे लैम्डा वाली फॉर्म का लिख दीजिए, चाहे आप फ्रीक्वेंसी वाली फॉर्म का लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 मार्क्स में। ठीक है, अब जो इस क्वेश्चन के साथ जो पेपर एनालिसिस में आपने देखा है प्लैंक्स रेडिएशन का, उसके साथ उसने ये और बोला है कि विंग्स लॉ और रेलाइन जीन्स लॉ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे वो रिलेट करता है फ्रॉम द प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला, तो उसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं फ्रॉम द प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला। आइए देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ विंस लॉ और रेलाइन जीन्स लॉ के बारे में। देखो, विंस लॉ जो है वो भी एक तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही है, बट विंस लॉ एट वेरी लो वेवलेंथ या फिर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ के लिए वर्क करता है। यानी कि जो विंस लॉ था, सबसे पहले विंस लॉ आया। विंस लॉ जो था हमारा वो केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन में फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ अप्लाई होता था, वो हायर वेवलेंथ पे जाकर फेल हो जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद आया रेलाइन जीन्स लॉ। रेलाइन जीन्स लॉ जो था वो केवल हाई फ्रिक्वेंसी के लिए काम करता था। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हुए फिर प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आया, जो आपका हाई फ्रिक्वेंसी एज वेल एज द लो फ्रिक्वेंसी दोनों के लिए एप्लीकेबल हुआ। तो इसलिए प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूले से हम विंस लॉ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम रेलाइन जीन्स लॉ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, और वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपका एट द लो स्पीड एप्लीकेबल था, स्पीड ऑफ लाइट पर जाकर वो फेल हो रहा था। तो इसीलिए उसका एक मॉडिफाइड वर्जन आया, दैट्स कॉल्ड द लॉरेंटस ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉरेंटस ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम लोअर वोल्टेज के साथ कंपेयर कर रहे थे तो वो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो वही है ये आपका। तो देखते हैं विंस लॉ फ्रॉम द प्लैंक्स फार्मूला। लिखेंगे वी नो दैट, अभी हमने प्रूफ किया है, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड वहाँ पे भी है तो उसको हमें नहीं लेना है। अगर आप क्वेश्चन एक साथ आता है तो हम इसको इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन जो भी आपको नाम देना है उससे डिफरेंट दे देंगे, अदरवाइज वो एक ही क्वेश्चन चल रहा है, एक ही क्वेश्चन में आप 2 जगह पर एक सेम इक्वेशन को नोटेशन नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखते हैं फॉर शॉर्टर वेवलेंथ व्हेन लैम्डा इज स्मॉल देन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी। यानी कि जैसा मैंने बताया विंस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। तो फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ लैम्डा इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी वेरी वेरी लेस देन वेरी वेरी हाई ग्रेटर देन हायर एक मिनट, दैट मीन्स ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द 1, सो 1 may be neglected, then we get e lambda d lambda equals to 8 pi h c अपॉन लैम्डा की पावर 5 d lambda अपॉन, हमने -1 को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देना है, देन वी गेट e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी। फाइनली वी गेट 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 ई की पावर -hc अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। अब ये जो हमने टर्म थी ये अपॉन में है, इसको हम कहाँ पे ले गए, ऊपर ले गए, तो ये हो गई आपकी माइनस की। ठीक है,
This is equation second. Since here h is the Planck's constant, c is the speed of light और k is the Boltzmann constant. तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह पर कुछ नोटेशंस पुट कर देंगे. 8 पाई एच सी इक्वल्स टू C1 पुट कर दिया हमने और एच सी अपॉन के इक्वल्स टू C2 पुट कर देते हैं. तो देन वी गेट इक्वेशन सेकेंड ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी की जगह पे हमने क्या रखा है C1. तो C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5, C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू ई की पावर एच सी अपॉन के इक्वल्स टू C2. तो ई की पावर माइनस C2 अपॉन यहाँ से बचेगा लैम्डा और टी. तो लैम्डा टी इक्वल्स टू डी लैम्डा, डॉट डी लैम्डा. दिस इज द विन्स लॉ विच एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल कर्व एट द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन. ठीक है, ये आपका विंग्स लॉ है जो आपका सेटिस्फाई करता है एक्सपेरिमेंटल कर्व को, एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. चलिए लास्ट देखते हैं, रे-लाइंग-जीन्स लॉ फ्रॉम द प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला. जैसा मैंने बताया रे-लाइंग-जीन्स लॉ फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ वैलिड था, तो वही हमने लिखा है फॉर लॉन्ग वेवलेंथ और व्हेन लैम्डा इज वेरी लार्ज देन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी. अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ई की पावर एक्स को अगर हम एक्सपोनेंशियली क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसको ओपन करते हैं, तो वी गेट 1 प्लस समथिंग प्लस प्लस प्लस, इस टाइप से आपको वैल्यूज़ मिलती हैं. तो जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उन लैम्डा वाली जो हायर वैल्यूज़ हैं उसको हम क्या कर देंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि लैम्डा कहाँ पर है, अपॉन में है. तो जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू की पावर बढ़ती चली जाएगी और लैम्डा हायर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है, तो उसमें वो टर्म्स क्या होती चली जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी. सपोज हमारे पास 1/10 है, 10 इज़ द लैम्डा, और जब हम नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास 1/λ², तो दैट मीन्स 1/100 हो जाएगा. फिर लैम्डा की 3 आएगी 1/λ3, तो दैट मीन्स 1/1000. तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी 1/, की वैल्यू में क्या होता चला जाएगा, डिक्रीमेंट होता चला जाएगा. तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे. यही ब्रैकेट में मैंने लिखा है, नेगलेक्टिंग टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ लैम्डा इन द डिनोमिनेटर. जहाँ पर आपको हायर पावर मिल रही है लैम्डा की डिनोमिनेटर में, उन टर्म्स को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे. इसीलिए जब हम इसको ओपन करते हैं ई की पावर एक्स वाली टर्म को, तो हम इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन लेते हैं और हमें फाइनली जो हायर पावर वाली वैल्यूज़ हैं उसको नेगलेक्ट कर देना है, और हम यहाँ पर पुट कर देंगे ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल्स टू 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी. ठीक है, तो देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, जो इक्वेशन फर्स्ट अभी मैं दिखा देता हूँ ऊपर, यहाँ पर ये वाली जो है, यहाँ पर हम इसकी जगह पर वो वैल्यू पुट करेंगे. देन वी गेट ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 अपॉन लैम्डा की पावर 5 ब्रैकेट 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी लैम्डा. ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा. एच सी से कैंसिल आउट, और एक लैम्डा यहाँ पर है और ये एक लैम्डा इसको कम करके 5 - 1 हो जाएगा. तो आपके पास लैम्डा की पावर 4 बचेगी. मैं आपको फाइनली बता देता हूँ क्या मिलेगा हमको. ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा. दिस इज रे-लाइंग-जीन्स लॉ विच एग्री विथ द एक्सपेरिमेंटल कर्व एट लॉन्ग वेवलेंथ रीजन. ठीक है, ये आपका रे-लाइंग-जीन्स लॉ है जो एग्री करता है एक्सपेरिमेंटल कर्व को एट द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन. ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आपको. विन्स लॉ फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वैलिड था. रे-लाइंग-जीन्स लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में फॉर द हायर वेवलेंथ वैलिड था, और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ फॉर द लोअर वेवलेंथ एंड हायर वेवलेंथ दोनों के लिए वैलिड था. ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस वीडियो में रे-लाइंग-जीन्स फार्मूला और विंग्स फार्मूले को विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फाइंड आउट किया, और उससे पहले हमने प्रूफ किया प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला या प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला. ठीक है,
चलो आशा करता हूँ कि जिन बच्चों ने ये मुझसे पूछा था कि सर आप इस टॉपिक को ज़रूर बता दीजिए, तो उनके लिए स्पेशली मैंने अपलोड किया है। और जो अदर स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक 2 या 3 बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, जो प्रीवियस ईयर के 3-4 क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं। जिन बच्चों ने देखा होगा उन बच्चों को इस टॉपिक की वैल्यू पता होगी, अदरवाइज जिन्होंने नहीं देखा वो तो उनके लिए फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, चलिए ईवीएल क्लासेस को और मुझे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।